हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स भाई सचिन यादव। लास्ट टाइम पे मैंने बताया कि अब हम लोग जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था उसका सॉल्यूशन दूंगा। प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाता जाऊंगा और उस हिसाब से सॉल्यूशन देता जाऊंगा। और आप लोग साथ ही साथ अगर समझ में आ रहा तो नोट भी करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, पहला क्वेश्चन समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर कह रहा है कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो जो 17 वस्तुओं का सीपी होगा वो ज़्यादा होगा 17 वस्तुओं, क्योंकि हानि हो रही है 17 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से। और ये बराबर किसके होगा? 5 वस्तुओं के किसी है क्रय मूल्य के, तो कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से क्या कह सकते हैं कि 17 वस्तुओं का यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ गया? 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। और अब आपको जो गिवन है वो 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस गिवन है। कितना गिवन है? 720 रुपये। तो 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 720 रुपये। तो एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आ गया आपका? 60। और आपसे यही पूछा गया कि एक वस्तु का क्रॉस प्राइस क्या होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया इसका? थर्ड ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए सामने आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन भी आते जा रहे हैं, देखते जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। कौन सा देखेंगे? साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते जाइए। ऐसे मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। इससे क्या होगा कि जितने हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। सेकंड देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 140 रुपये को 80 वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है। 80 वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% की हानि का मतलब कितना हो गया? 70। 30% की हानि होती है। अब कह रहा है कि 104 रुपये में कितनी वस्तुएं बचे कि 30% का लाभ हो। 30% का लाभ कमाना तो कितना हो जाएगा? 130। ये तो मूल्य का अनुपात है। और मैंने जब भी पढ़ा है तो याद होगा, एक बात मैंने बताई है कि जो वस्तुओं की संख्या का अनुपात होता है मूल्य के अनुपात का जस्ट उल्टा होता है। खैर उससे अगर करना चाहो तो, खैर हम इसको वैसे नहीं करेंगे। तो इनका रेशियो कितना बन गया? 7 और 13 का। यहाँ से इस 7 का वैल्यू दे रखा है 140। कह रहा है 140 रुपये में 80 वस्तुएं। तो अगर 7 की वैल्यू 140 है तो 13 की कितनी हो जाएगी? 260। 13 की कितनी हो गई? 260। तो अगर 140 रुपये में 80 वस्तुएं बेचता है तो इसको 30% की हानि होती। तो 260 रुपये में अगर 80 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 30। 260 रुपये में 80 वस्तुएं। अब आपसे पूछ रहा है कि 104 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। आप क्या करिए, 26 के में दोनों की तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरफ और इस तरफ कर दिया। तो 104 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं? 32 वस्तुएं। तो 104 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि इसको कितने परसेंट का लाभ हो? 30% का। तो आंसर कितना आ गया? 32 वस्तुएं। यही आपका क्या हो गया आंसर? कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन। इसका भी आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए स्क्रीन पे मैं आपको सारे क्वेश्चन देता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे नोट करते जाइएगा भाई। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घोड़े 1600 रुपये के खरीदे गए। मतलब दोनों का टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया? 1600 रुपये। पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। ऐसा करते हैं कि दोनों घोड़ों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। तो हमने पहले घोड़े का जो सीपी माना वो मैंने मान लिया आपका कुछ 100x। सीपी पहले घोड़े का वो मैंने कितना मान लिया? 100x। और दूसरे घोड़े का जो सीपी माना मैंने वो मान लिया, दूसरे घोड़े का वो मान लिया 100y। कितना मान लिया? 100y। अब दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस हमको कितना गिवन है? 1600। तो 100x प्लस 100y ये हमको गिवन है 1600 रुपये। दोनों 1600 रुपये के खरीदे गए। ये एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई? बन गई। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे जैसे ही चलते हैं तो उसने पहले क्या कहा है कि यदि 2 केस बने हैं, पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया जाए तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया जाए। अगर पहले को 10% लाभ पर बेचेंगे तो इस पर 10x का लाभ होगा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 110x। और दूसरे को कितने लाभ पे बेच रहा है? आपका 20% लाभ पे, तो 120y। ये फर्स्ट केस बन गया। ये कौन सा केस है?
फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देख लीजिए। सेकंड केस में क्या कह रहा है, एकदम सेम चलाइए। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस पढ़िए, देखिए सामने है आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड केस की यदि उसने पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पे बेचा हो, तो पहले को 20% पे करेगा तो यहाँ पे पहले को 20% पे करेगा तो 120x, और दूसरे को 10% पे करेगा तो ये हो जाएगा आपका 110y। अब ये नया सेलिंग प्राइस आ गया, एक सेलिंग प्राइस वो था और एक सेलिंग प्राइस ये है, तो दोनों सेलिंग प्राइस मिल गए, दोनों केस मिल गए। अब उसने कहा है उसने पहले को 20% और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा हो तो 5 रुपये ज़्यादा है, तो अब जो है वो पहले वाले से क्या है 5 रुपये ज़्यादा है। मतलब सेकंड केस में फर्स्ट वाले से 5 रुपये ज़्यादा है, तो सेकंड में अगर फर्स्ट वाला घटाएंगे तो 5 रुपये बचेगा, तो घटा दीजिए सेकंड में फर्स्ट वाला। ये 120x में जैसे ही 110x को घटाया तो बचा कितना 10x, जैसे 110y में 120y घटाया तो कितना बचा 10y, और इसका आपको अंतर कितना दे रखा है 5, ये सवाल में गिवन है। अब आपसे पूछा गया है दोनों गुणों के क्रयमूल का अंतर। दोनों गुणों का क्रयमूल 100x और 100y था, अगर हम दोनों में 10 का गुणा करते हैं तो मेरे ख्याल से अंतर आ जाएगा। कर दीजिए दोनों तरफ 10 का गुणा, तो ये 100x माइनस 100y, ये आपका कितना आ गया 50। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या किया मैंने, पहले घोड़े का जो सीपी माना वो माना 100x, दूसरे का 100y। इसका कोई ज़रूरत नहीं था फिर भी हमने कर लिया। कह रहा है पहले घोड़े को 10% लाभ पे तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचे, ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस था जब पहले को 20% पे और दूसरे को 10% पे बेचे, तो पहले वाले से 5 रुपये ज़्यादा लाभ होता है, तो इस वाले केस में इस वाले से 5 रुपये ज़्यादा लाभ होता है। तो मैंने क्या किया कि सेकंड वाले केस में फर्स्ट वाला केस क्या किया, लेस कर दिया। जैसे ही लेस किया तो 10x माइनस 10y कितना मिला 5 रुपये। हमें दोनों सी पीस का डिफरेंस चाहिए था, तो दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सी पीस का डिफरेंस कितना मिल गया 50 रुपये। मेरे ख्याल से ये तीसरा भी समझ में आ गया। चलिए चलते हैं चौथे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 4 में क्या कह रहा है, एक दुकानदार 4%, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 4% की छूट देता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है, एक दुकानदार 4% की छूट देता है, और उसके बाद क्या कह रहा है 15 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे अब जो छूट हो गई वो कितने तरीके की हो गई, 2 तरीके की। देखिए एक 4% की छूट देता है, ये भी एक छूट है, और 15 पे एक मुफ्त देता है, ये भी एक छूट है, और 35% का लाभ कमाता है। चलिए पहले तो छूट क्लियर करते हैं कि टोटल परसेंट ऑफ जो छूट है वो कितना है। पहले 4% का छूट देता है, हमें एट लास्ट जो निकालना है वो क्रयमूल और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो 4% का छूट देता है। 4% का छूट का मतलब कितना होता है भाई, जितने लोग पढ़ रहे हैं वो लोग पहले से जानते हैं। 4% का छूट 25 से 24, जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए। 4% का मतलब हो गया 4/100, 4 एकम 4 और 25, तो 25 पे 1 का छूट है, तो इस वजह से ये क्या हो गया 25 से 24 ये। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि 15 वस्तुओं पे एक मुफ्त देता है, मतलब 16 वस्तुओं की कीमत पे इसको 15 वस्तुएं मिल जाती हैं। तो ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ से छूट हो गई। अब यहाँ से टोटल डिस्काउंट निकाल लीजिए कितना है। मैंने बताया अगर आप सामने सामने काट सकते हैं तो काट लीजिए। 8 दूनी 16 और 8 तीन 24, 5 तीन 15 और 5 25, तो 5 दूनी 10 और 3 तरह का 9। तो टोटल डिस्काउंट आ गया 10 से 9। तो टोटल मेरा जो डिस्काउंट आया है, टोटल डिस्काउंट वो कितने परसेंट है 10%। 10 से 9 का मतलब कितना हो गया 10%। और टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है शायद से कुछ 35%, 35%। अब हमसे ये कहा गया है कि आप दोनों क्या बोला है कि क्रयमूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ याद होगी जिसने इसने पढ़ा है, जब भी क्रयमूल्य निकालना तो अगर आप 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और दूसरा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर दें, तो जो रेशियो बनता है प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस 100 में से 10 घटाया तो कितना हो गया 90, 100 में से 35 जोड़ा तो कितना हो गया 135। ये जो आपका रेशियो बनता है ये किसका किसका रेशियो होता है, सीपी और एमआरपी का। ये किसका रेशियो होता है, सीपी का और एमआरपी का। भाई देखिए यहाँ से रेशियो बनाइए, कितना बन गया 2:3। तो जो आपका आंसर हो गया वो कितना हो गया 2:3। ये आपका चौथे क्वेश्चन का
आंसर हो गया। बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से मैंने बताया सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर हैं, कुछ नहीं करना है। अब आपको उसने साफ साफ बोला है कि पहले कितने परसेंट का छूट दे रहा है, 4% और 15 पे फ्री दे रहा है। तो टोटल डिस्काउंट तो निकालिए। टोटल डिस्काउंट मैंने निकाला कितना परसेंट है, 10%। टोटल प्रॉफिट 35%। आराम से सॉल्व किया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन। अब बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन पढ़िए। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ संतरे खरीदता है और 50% संतरे बेचकर अपनी लागत वसूल लेता है। ठीक है भाई, एक दुकानदार कुछ संतरे खरीदता है और 50% संतरे बेचकर अपनी लागत क्या करता है, वसूल कर लेता है। चलो थोड़ी देर के लिए मैंने सोच लिया, थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से मान लिया कि भाई साहब ने 100 संतरे खरीदे और मैंने ये भी सोच लिया कि इन्होंने 100 संतरे खरीदे कितने के हैं, 100 रुपये के। ये मैंने अपनी तरफ से लेट किया है भाई, ये अपनी तरफ से मान लिया मैंने कि 100 संतरे 100 रुपये के खरीद लिए। चलिए 50% संतरे बेचकर अपनी लागत मूल्य वसूल ली। 50 मतलब 100 ऑरेंजेस का 50% कितना हो गया, 50 ऑरेंज। 50 ऑरेंज बेच के भाई साहब अपने 100 रुपये क्या किए, यहीं से अपना निकाल लिए। 50 ऑरेंज बेच के 100 रुपये निकाल लिए। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन कह रहा है बचे हुए संतरे के 60%। तो बचे कितने, 50 बेच दिए तो बचे कितने, 50। बचे हुए के 60% उसने क्या किया है, पहले के लाभ दर से आधे लाभ दर पर। तो अब 50 था, 50 का 60% कितना हो गया, 30। और पहले की लाभ दर से, तो पहले संतरा 1 रुपये का खरीदा था और बेचा कितने का है, 2 रुपये का। तो पहले का लाभ दर 1 रुपये है, खरीदा कितने का था, 1 का, और बेचा कितने का है, 2 का। देखिए 100 रुपये के 100 संतरे खरीदे तो खरीदा तो 1 का ही था, और 50 रुपये के 100 बेचे तो बेचे कितने का, 2 का। तो पहले के लाभ दर से आधे लाभ दर, पहले 1 का लाभ था तो अभी कितने का है, 0.5 का। तो अब बेचेगा कितने का, 1.5 का, क्योंकि लाभ दर पहले से आधा है। तो अब कितने का बेच दिए ये 30 संतरे, 45 रुपये के, और बाकी संतरे फेंक दिए। तो टोटल उसने सेल कितने का किया, इस 100 में तो इसकी लागत वसूल ली थी, तो लाभ कितने का कमाया, 45 का। अगर 100 पे 45 का लाभ कमाया तो जिसका प्रॉफिट परसेंट हो गया वो भी कितना परसेंट है, 45%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उसका प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना हो गया, 45%। आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में, इसका आंसर कितना आ गया, 45। एक बार फिर से समझिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग मेरे साथ लगाइएगा, कुछ नहीं करना है। 100 संतरे कितने के खरीदे, 100 रुपये का। तो एक संतरा कितने का पड़ गया, 1 रुपये का। 50 संतरे में उसने अपने 100 रुपये वसूल लिए, तो मतलब एक संतरा बेचा कितने का, एक संतरा बेचा कितने का, 2 रुपये का। तो अब कह रहा है बचे हुए संतरे, तो बचे कितने, 50 संतरे, इसके 60%, 50 का 60%, 30 संतरे, पहले से आधे लाभ दर पे। तो पहले 1 की चीज़ 2 की बेच रहा था, तो मतलब 1 का लाभ था, लाभ दर आधा किया है उसने, सेलिंग प्राइस आधा नहीं किया है उसने, कहा पहले से आधे लाभ दर पे। पहले 1 के लाभ पे था तो अभी 0.5 के लाभ पे होगा। तो 1 की चीज़ 0.5 का लाभ, तो कितने का लाभ, कितने का बेचा उसने, 45 का। इतने में इसने लागत वसूल ली थी, और ये जो 45 रुपये के बेचे तो ये सीधे सीधे प्रॉफिट हो गया। 100 रुपये पे 45 का प्रॉफिट, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 45%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे ख्याल से पांचवा भी समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था पांचवा। अब बात करते हैं छठवें की। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। छठवां देखिए अब ये आ गया आपका जो छठा क्वेश्चन है, ये आपका है एसआई का क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है छठा, देखिए आपके स्क्रीन पे है छठा क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। 2400 रुपये की राशि 4 साल में 3350 हो जाती है। अब छठा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, 2400 रुपये की राशि कितने साल में, 4 साल में 3350 होती है। चलो बड़ा आसान है भाई, 2400 रुपये 4 साल में 3350, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया 2400, और 4 वर्ष का जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, अमाउंट ये दे रखा है आपको 3350। देखते जाइए कितना बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए, अगर ब्याज की दर 1% बढ़ाएंगे तो हर साल मेरा 24 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर 1% इंक्रीज़ करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो हर साल हमारा 24 रुपये ब्याज बढ़ेगा। अगर 1 साल में 24 रुपये बढ़ेगा तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 96 रुपये। तो पहले 3350 था, अब 96 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो जो मेरा ऐड कर लीजिए कितना हो गया, 3446 रुपये। तो
तो जो आपका नया अमाउंट होगा जो कि सवाल में पूछा गया है वो कितना होगा 3446 रुपये। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है 2400 रुपये 4 वर्ष में 3350 होता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो 2400 पे 1% का मतलब हर साल 24 रुपये ब्याज बढ़ेगा, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा 96। पहले अमाउंट था 3350, अब अगर आपका 96 बढ़ गया तो जो अब अमाउंट होगा वो कितना होगा 3446। ये 6 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा 6th भी। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। देखिए सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते चले जाएंगे। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप खुद से पढ़िए। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 3 साल में 9440 हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन 3 साल में कितना हो जाता है 9440। यदि ब्याज की दर 25% की दर से बढ़ा दी जाए तो उतने ही साल में 9800 हो जाता है। तो देखिए 9440 से कितना हो गया 9440 से कितना हो गया 9800 हो जाता है। ये इसने कहा है। तो अब कह रहा है ब्याज की दर कितनी बढ़ाई गई है, दर जो आपकी बढ़ाई गई है वो बढ़ाई गई है आपकी 25%। 25% बढ़ाई गई मतलब 4 से कितनी हो गई दर 5। 25% दर का मतलब यही तो हो गया 4 से 5, 25% बढ़ाई गई। तो देखिए 9440 से अगर इसने क्या कितना बढ़ाया गया है 9800, तो यहाँ से इनका मतलब कितना बढ़ा है ये देख लीजिए। तो 9440 में से आप लेस, अब अगली लाइन पढ़िए, आगे भी पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। 9800 रुपये हो जाएंगे तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। चलिए देखते जाइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए कि 3 साल में रुपये बढ़ा कितना, अब घटा लीजिए भाई कितना बढ़ा, इधर से 60 तो आपका 9500 हो गया, और ये इधर घटाइए 9800 में जैसे ही आपने 9440 घटाया तो आपका आ गया शायद 480। एक मिनट देख लीजिएगा ज़रा घटा के, 9440 और 9800, 0 10 में 4 गया 6, ये बचा आपका 360। कितना बचा 360, कितना बचा 360। तो यहाँ से कितना पड़ रहा है, अच्छा ब्याज बढ़ने की जो मेन रीज़न है वो दर है। तो यहाँ से दर कितनी बढ़ रही है 1, और ब्याज कितना बढ़ रहा है 360। तो पहले जो ब्याज रहा होगा इसमें मल्टीप्लाई करके बताया जा सकता है 1440, और अभी जो ब्याज है वो कितना है 1800, क्योंकि यहाँ से अंतर कितने का है 1 का, और सवाल से अंतर कितने का है 360 का। 1 का वैल्यू 360 तो 4 का कितना हो गया 1440। तो आपको जो पहले वाला ब्याज था वो कितना मिल गया 1440। अब आपको जो अमाउंट पता थे वो 9440 और 9800, तो अगर इसमें से ब्याज घटा देंगे तो हमारा जो मूलधन आ जाएगा वो कितना आ गया 8000 रुपये। एक आंसर हमारा कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं दूसरे आंसर की। 3 साल का ब्याज अगर 1440 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 480, और कितने पर है 8000 पर। 480 कितने पे है, सॉरी 480 कितने पे 8000 पर। अगर 480 8000 पे है तो 100 पे कितना होगा, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं भाई, कितना आ गया 6%। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो कितने परसेंट आया है 6%। यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझिएगा कि 9440 रुपये 9800 हो जाता है 3 वर्ष में, क्योंकि ब्याज की दर 25% बढ़ती है। दर 25% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, दर 4 से कितनी हो रही है 5। तो जितना ब्याज बढ़ रहा है उतना ही आपका दर के हिसाब से ही तो ब्याज बढ़ा। तो 9400 से 9800 हुआ तो ब्याज कितना बढ़ा 360। तो यहाँ से दर जो बढ़ रही है उतना ही ब्याज बढ़ेगा। तो एक का वैल्यू 360, तो पहले जो हमारा ब्याज रहा होगा वो कितना रहा होगा 14 से 40, और अभी कितना है 1800। तो अगर पहले वाले मूलधन में से ब्याज घटाएंगे तो हमें मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो हमें मूलधन मिल गया 8000, और 3 साल का ब्याज 1440 था तो 1 साल का कितना होगा 480। 480 8000 पे तो 100 पे कितना होगा 6%। ये आपकी ब्याज की क्या आ गई दर आ गई। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 7 देखिए 8वां नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। 8वां कैसे करेंगे, 8वां बड़ा आसान क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज 1500 रुपये। एक निश्चित राशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज कितना देती है 1500 रुपये। यदि प्रत्येक 4 साल बाद उसके प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इतना बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपये कितने वर्ष में ब्याज देती है 12 वर्ष में। 1500 रुपये देती है 12 वर्ष में ब्याज। लिख लीजिए भाई 1500 रुपये कितने वर्ष में देती है 12 वर्ष में। तो 12 वर्ष में 1500 रुपये ब्याज यहाँ पे लिख दिया मैंने
12 वर्ष का जो SI है वो कितना है, 1500 रुपये। 1500 रुपये, देखिए 1500 रुपये, ये 12 वर्ष का क्या हो गया, SI। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो हर 4 वर्ष का SI निकाल सकते हैं। क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 वर्ष के हिसाब से ही दर बढ़ रहा है। तो 4 वर्ष का SI कितना आ गया भाई, 3 से डिवाइड करने पर 500 रुपये। कितना आ गया, 500। कितना आ गया, 500। 4 वर्ष का अगर 500 है, अब हर 4 वर्ष बाद ही तो वृद्धि हो रही है। तो पहले 4 वर्ष में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, तो पहले 4 वर्ष का तो 500 ही रहा। उसके बाद के 4 वर्ष में वृद्धि हुई, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की। अगर 10% की दर में मूलधन को 10% बढ़ाया गया तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा। तो पहले ब्याज कितना था, 500। जब 10% की वृद्धि हुई तो 500 पे 10% बढ़ गया। तो अब जो आपका हो गया वो कितना हो गया, 550। 500 पहले का और 10% नया ब्याज, और 25% फिर से बढ़ा दिया गया। अगर 25% बढ़ा गया, 500 पे 25% बढ़ाया गया, 125 और बढ़ गया। तो 500 से पहले से और 125 और, तो कितना हो गया, 625। तो जो टोटल आपका ब्याज हो गया, साधारण ब्याज नया वाला, वो कितना हो गया। अब देखिए 1500 तो वही हो गया पहले वाला, 50 इधर बढ़ा और 125 इधर बढ़ा। तो टोटल आपका जो ब्याज हो गया, ये हो गया आपका 1675। 175 रुपये बढ़ गया तो 1675। तो जो नया आपका ब्याज आ गया वो कितना आ गया, 1675 रुपये। बड़े प्यार से आप ऐसे, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 8th। अब 8th के बाद 9th नंबर देख लीजिए। आसान सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9th। मैंने जब भी क्लास पढ़ाई तो क्लास में भी किया है। 9th पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, एक बार में हो जाएगा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कोई धन 2 साल में 16 गुना हो जाता है। कोई धन 2 साल में 16 गुना होता है यदि ब्याज छमाही रूप से संयोजित है। अगर ब्याज छमाही रूप से संयोजित है तो कितने साल में 16 गुना हो जाता है, 2 साल में। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 16 गुना हो रहा है तो मतलब 1 से कितना हो रहा है, 16। और कितना टाइम में हो रहा है, ये हो रहा है आपका 2 साल, मतलब 4 छमाही। हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, हाफ ईयरली 2 वर्ष में हो रहा है तो मतलब 4 छमाही ले रहा है। तो क्या करते हैं, इसका ऐसे करके ये निकाल लिया मैंने, 1 से 2 आ गया। 1 से 2 का मतलब ब्याज की दर कितनी हो गई भाई, बड़े प्यार से आप बता सकते हैं। जो ब्याज की दर हुई वो 1 बढ़ रही है 1 पे, तो ब्याज की दर कितनी हो गई, 100%। और ये कैसी हुई, हाफ ईयरली। 100% हाफ ईयरली हो गई तो ईयरली आपकी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, ईयरली कितनी हो जाएगी, 200%। देखो अर्धवार्षिक रूप से अगर आपकी दर आपने 100% निकाली तो वार्षिक रूप से जो दर होगी वो कितनी होगी, 200%। 200% ब्याज दर का मतलब होता है कि हर साल जो पैसा होगा वो आपका कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। 1 से 3 कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। अब आपसे पूछ रहा 27 गुना। 27 गुना का मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अगर 3 की पावर 3 कर रहा है तो आपको 1 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो इसका ऊपर पावर में गुणा कर देंगे तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, 3 वर्ष में। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 3 वर्ष। कितने गुना, 27 गुना कितने समय में होगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, 16 गुना हो रहा है 2 वर्ष में, जबकि हाफ ईयरली है। अगर 2 वर्ष में देखा जाए तो कितनी हाफ ईयरली निकलेंगी, 4। इस वजह से इसका क्यूब रूट इसका कर्णिघात कितना लगाया है, 4। तो 1 से 2, यहाँ से ब्याज की दर कितनी आ गई, 100%। और जो दर आई है, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली था तो दर भी हाफ ईयरली आई। 100% हाफ ईयरली है तो ईयरली कितनी होगी, 200%। 200% का मतलब हर साल, 1 साल में पैसा 1 से कितना, 3 गुना हो रहा है। 200% ब्याज का दर का मतलब 1 साल में 3 गुना हो रहा है। तो 27 गुना, 27 गुना का मतलब 3 की पावर 3, 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा, 3 वर्ष। ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 9वां। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन अभी हाल में ही किया हम लोगों ने, जब हम लोग एवरेज की क्लास पढ़ रहे थे। तो एवरेज का क्वेश्चन है 10वां, और बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, कह रहा है एक हॉस्टल में 35 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे। और 35 बच्चों का खर्चा कितना दे रखा है, 35 बच्चे हैं और 7 बच्चे और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है। यदि प्रति विद्यार्थी 1 रुपये कम होता है तो मेस का प्रारंभ का खर्चा कितना था, यही है क्वेश्चन। तो देखिएगा 35, मैंने मान लिया मेस में बच्चे कितने थे, 35 बच्चे थे मेस में। तो 35 बच्चे थे और मैंने मान लिया कि हर एक बच्चे पे जो खर्चा था वो X रुपये था। 35 बच्चे थे
और अगर एक बच्चे पर खर्चा x था तो टोटल खर्चा कितना हो गया 35x। अब कह रहा है 7 बच्चे और आ जाते हैं, 7 बच्चे और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का खर्चा 42, पहले 35x था टोटल खर्चा, अब टोटल 42 रुपये खर्चा बढ़ गया तो टोटल खर्चा कितना हो गया 35x प्लस 42, ये टोटल खर्चा अब ये हो गया। अब उसने कहा है प्रति विद्यार्थी खर्चा एक कम हो गया तो अब टोटल विद्यार्थी हमारे 42 हो गए। पहले खर्चा था हर एक विद्यार्थी का x, अब एक कम हो गया तो अब हर एक बच्चे का खर्च कितना हो गया x माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 35x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 42x माइनस का 42। यहाँ से 7x बराबर कितना आ गया 84, तो x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर 12। अगर x बराबर 12 तो पहले एक लड़के का खर्चा कितना था 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे 60, हाथ से लगा 6, 12 36 और 6 कितना हो गया 42। भाई 35 लोगों का 12 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से खर्चा निकालिए। तो पहले मेस का पूरा जो खर्चा था वो कितना था 420 रुपये। मेस का पहले पूरा खर्चा कितना था 420 रुपये। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या को 10 से विभाजित करने पर 9 शेषफल बचता है और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 8 बचता है और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है और जब 2 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 बचता है। तो सबसे पहली बात, अगर 10 से विभाजित करने पर, सवाल देखिए आपके सामने, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता है तो 10 से विभाजित करने पर शेषफल 9 सिर्फ उन संख्याओं में ही बचेगा जिसका इकाई का अंक कितना होता है 9 होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है 9 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता हो। तो 9 से डिवाइड करने का रूल अगर याद हो तो मैंने क्या बताया, अंकों का योग 9 से विभाजित कीजिए। तो देखिए जब इसको 9 से विभाजित करेंगे तो 9 से 9 खत्म, 2 1 3, 9 से 9 खत्म, 2 1 3। तो अब आपका यहाँ पे शेषफल कितना बढ़ता है 3, तो ये भी गलत हो गया। 9 से 6 7 13 1 14, 14 और 9 कितना हो गया आपका 23, 9 दूनी 18, बचा कितना 5, यहाँ से कितना बच रहा है 5। अब इसको जब 9 से भाग देंगे, जब 3 ऑप्शन बच खत्म हो गए तो ऑप्शन होगा आंसर कौन सा सही हो गया चौथा। इसको जब 9 से भाग देंगे तो 9 से 9 कट गया और शेषफल कितना बच रहा है 8। तो जो सही आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मेरे ख्याल से 11 भी समझ में आ गया होगा ऑप्शन से। बाय द ऑप्शन बहुत आसान है। 12 पे आ जाइए। 12 देखिए क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a और b परिमेय संख्याएं हैं यदि a माइनस 1, अब ऐसे करके है तो लिख लीजिए a माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना दे रखा है √2 प्लस 3, आगे क्या दे रखा है b √2 प्लस a। तो कह रहा है a प्लस b का मुझे क्या चाहिए, मान चाहिए। तो ठीक है, कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई करिए। इसका क्या हो गया a √2 अब प्लस 3a माइनस √2 और ये माइनस का 3 बराबर b √2 प्लस a। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से √2 वाले एक तरफ कर लेते हैं और बाकी नॉन वेरिएबल एक तरफ करते हैं और वेरिएबल एक तरफ करते हैं। तो इधर इसको इधर ले आएंगे तो √2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा a माइनस b और 3a है उधर से आया तो कितना हो गया 2a और बराबर फाइनली उधर कितना हो गया √2 प्लस √3। तो यहाँ से देखा जाए तो a माइनस बी का वैल्यू हमको कितना मिल गया 1 और a का वैल्यू जो मुझे मिला वो कितना मिल गया, वो मिला मुझे कुछ √3/2। a का वैल्यू क्या मिल गया √3/2। अब हमें वैल्यू चाहिए किसका, हमें वैल्यू चाहिए, क्या पूछा गया हमसे a प्लस बी का मान क्या होगा। a प्लस बी का मान क्या होगा, तो a का वैल्यू हमको जो मिल गया 3/2 होगा क्योंकि ये √3 नहीं होगा तो क्या हो गया 3/2। a का वैल्यू मिल गया 3/2, मतलब a का वैल्यू 1.5 है। अब 1.5 में से जब कितना घटाएंगे 0.5, तो b का वैल्यू मुझे 1/2 मिला। यहाँ से सॉल्व करने पे जैसे ही आपने इनको दोनों को जोड़ा तो जो a प्लस बी मिल गया वो मुझे कितना मिल गया 2। आपका आंसर कितना हो गया 2। एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं, क्वेश्चन में जैसे मल्टीप्लाई किया, नॉन वेरिएबल एक तरफ रखे, फिर कंपैरिजन किया तो a माइनस बी मुझे कितना मिला 1, a का वैल्यू कितना मिला 3/2, ये 2a और ये 3 है तो a का वैल्यू कितना हो गया 3/2। 3/2 का मतलब कहीं ना कहीं 1.5। अब 1.5 में से 0.5 घटाओगे तो b का वैल्यू 0.5, तभी तो एक आएगा। a का वैल्यू 1.5, b का वैल्यू 0.5, दोनों को उठा के जोड़ दिया तो a प्लस बी कितना मिल गया हमको 2 मिल गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर भी लाते हैं भाई। ये देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर समझ पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए खुद से। 13 नंबर कह रहा है कि यदि एक थैले में 1 रुपये
50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के समान संख्या में हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के समान संख्या में हैं। यदि कुल 35 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के हैं और कितने के हैं, 25 पैसे के। 25 पैसे के समान संख्या में है तो एक सिक्का इसका, एक इसका और एक इसका, मैंने रेशियो बना लिए। तो 1 रुपये का एक सिक्का तो 1 रुपये, 50 पैसे का एक सिक्का तो 50 पैसे और 25 पैसे का एक सिक्का तो 25 पैसे। तो अगर ये टोटल रुपए देखे जाए तो आपका कितना हो गया, 1 रुपये 75 पैसे। और सवाल में टोटल रुपए कितने हो रहे हैं देखेंगे तो 35 रुपये। कितने रुपए हो रहे हैं, 35 रुपये। तो इसको बड़े प्यार से हल कर सकते हैं। हल कैसे कर सकते हैं, आराम से हल कर लीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाइए और यहाँ से क्या करिए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब 1 का वैल्यू जैसे ही आपने देखा तो कितना आ गया, 20। और आपने हर एक सिक्का जो माना है वो एक एक माना है। तो हर एक सिक्का कितने 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 सिक्के हो गए, 20। तो अगर हम चाहें तो आंसर ये लिख सकते हैं, 20 कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। हर प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, 20 पीस। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जो आपका आंसर हुआ वो कितना हुआ कि 20 कॉइन्स हैं आपके हर तरीके के। तो ये आपका जो 13 क्वेश्चन का आंसर हो गया वो कितना आ गया, 20। अब 14 नंबर देखिए। 14 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक ब्रास मिश्रण में तांबा और जिंक है, एक ब्रॉन्ज मिश्रण में तांबा, जिंक और टिन है, जिनकी प्रतिशत 80%, 4% और 16% है। 80%, 4% और कितना दे रखा है, 16%। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, दोनों मिश्रणों को मिलाने पर परिणामी मिश्रण में तांबा, जिंक और टिन की प्रतिशत 74%, 16% और 10% हो जाती है। तो ब्रास मिश्रण में तांबा में और जिंक का, अब देखो ब्रास में, सिर्फ ब्रास में बात करते हैं। ब्रास में जो टिन है वो कितना है, ब्रास मिश्रण में जो टिन है वो कितना है, ब्रास मिश्रण में। पढ़िए क्वेश्चन। एक ब्रास मिश्रण में टिन है ही नहीं, ब्रास मिश्रण में टिन है नहीं तो कितना हो गया, 0। अब ब्रॉन्ज में टिन कितना है, देखिए बड़े प्यार से पढ़िएगा। टिन कितना है, 16। ब्रॉन्ज में टिन कितना है, टिन कितना है, 16%, 16%। अब जो टोटल मिश्रण बन के तैयार हुआ उसमें टिन कितना है, 10%, 10। तो यहाँ से एलिगेट कर लीजिए। 16 से 10 घटाया 6, तो जो रेशियो बना वो कितने का बन गया, 3:5। तो मतलब ये जो ब्रास और ब्रॉन्ज का मिश्रण है किस अनुपात में, 3:5। कह रहा है ब्रास मिश्रण में तांबा और जिंक बताना है। तो अच्छा, अब तो बड़े आसान हो गया भाई बताना। अब आपको यहाँ से 3:5 मिल गया, तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि अब तांबा देख लीजिए। अब देखिए, अब सेम तरीके से तांबे की बात कर रहे थे, तो तांबा नहीं पता हमें इसमें कितना है, तो तांबा कैसे निकालेंगे। तांबा आपका ब्रास में नहीं पता कितना है, तो हमने मान लिया x, इतना मान लिया x। और ब्रॉन्ज में तो पता है ना तांबा कितना है, कितना है 80। और मिश्रण में कितना हो गया, ये भी पता है हमको, मिश्रण में कितना है, मिश्रण में हो गया 74। और ये जो हमारा था ये किस अनुपात में था, 3:5। यहाँ से अंतर निकालिए तो कितना हो गया, 80 में 74 घटाया तो ये आ गया 6। 3 का वैल्यू 6, तो 5 का कितना होगा, 10। ये जुड़ के आ रहा तो ये घट के आएगा, तो कितना आ गया, 64%। तो तांबा कितना हो गया ब्रास में, 64%। आपका आंसर कितना हो गया, 64%। अब 64% ये है, तो बचा हुआ सब क्या हो गया, 36%, वो आपके सेकंड हो गया। आपसे पूछा गया तांबा अगर आपका 64% है तो बचा कितना, 36%, क्योंकि टिन तो था नहीं इसमें। तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आया, 34% और 6%। एक बार फिर से समझिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भाई, समझिएगा। कह रहा है ब्रास में टिन कितना है, 0, और ब्रॉन्ज में टिन कितना है, 16, और मिश्रण में कितना है, 10। तो एलिगेट किया तो रेशियो कितना बन गया, 3:5 का। हमने कहा इसका फ़ायदा उठाएंगे। दोबारा किया ब्रास, और ब्रास में देखा तब हमें नहीं पता तो x मान लिया। और ब्रॉन्ज में तांबा कितना पता है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 80। अब टोटल में कितना है तांबा, 74। जैसे हल किया 3:5, हमको ये पता था। यहाँ से अंतर कितने का, 3 का वैल्यू 6 आ गया, तो 5 का कितना होगा, 10। ये 74 में 6 जोड़ के 80 आ रहा, तो 74 में 10 घटा के तांबा हमें कितना मिल गया, 64। अगर तांबा 64 है तो बचा 36% क्या हो गया। अब ये आसानी से कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये भी समझ में होगा। ये 14 नंबर समझ में आ गया होगा। 64% तांबा और 36% जो आपका जो दूसरा बचा जिंक, वो हो जाएगा। तो ये आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन समझिएगा, 15 नंबर देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, समझिएगा।
बहुत आसान है, मतलब एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 19 की पावर 19 प्लस 6, 19 टू द पावर 19 प्लस 6 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो इसको करने का बहुत बढ़िया बढ़िया तरीका है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर दिया, 19 टू द पावर 2 की पावर 9, ये हो गया 19 टू द पावर 18 हो गया, इंटू 19 प्लस 6, ये कर दिया। ऐसे करके इसको ब्रेक कर लिया। अब 19 टू द पावर 2 को 361 कर सकते हैं कि पावर 9 इंटू 19 प्लस 6, ये कर दिया। अब पूरे को 8 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही 8 से डिवाइड करोगे, 361 को डिवाइड किया तो कितना बचा, 1 की पावर 9 इंटू 19 प्लस 6 अपॉन 8। ये 19 6 25, 25 को 8 से जब भाग देंगे तो टोटल जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 1। तो आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 1। मेरे ख्याल से ये 15 समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसको, 19 टू द पावर 2 पर, ये 19 की पावर 18 हो गया, इंटू 9, 19 प्लस 6 कर दिया, पूरे को 8 से डिवाइड किया। ऐसे 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बचा। अब 1 इंटू 19 प्लस 6, 25/8 किया तो 8 है 24, बचा कितना रिमाइंडर, 1। आपका जो आंसर हो गया रिमाइंडर वो कितना हो गया, 1। बहुत प्यार से आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका 15 नंबर।